बालक मन, मुझे लगा ये अजीब आदमी है ये अर्जुन, इसको चिड़िया नहीं दिख रही, इसको पेड़ नहीं दिख रहा, इसको चिड़िया की आंख दिख रही। हो सकता है जिसने मुझे ये कहानी पहली बार बताई हो उसने वो इंटरप्रिटेशन वो मुझे ना दे पाया हो, इसलिए मुझे लगा कि ये अजीब आदमी, इसको कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को चिड़िया की आंख दिख रही है। बच्चे मन के सच्चे, उनको तो लगता है टॉफी। और हम जो देखना चाह रहे हैं वो हम लोग देखेंगे क्या, कि पहले आपको फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखनी होगी। हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, हम लोग आज सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। 3 तरीके का मल्टीप्लिकेशन है और वो तीनों तरीके हम लोग सीखेंगे कि उसमें कैसे हम लोग प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। एक बार जब वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाएगा प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, और फिर दूसरे जो 2 प्रोडक्ट हैं वो वेक्टर और वेक्टर के हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था, जिसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी कि अगर किसी एक कंपोनेंट किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी डिज़ायर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन 0 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और सिचुएशंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या कहाँ पर हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, हम लोगों को ये सीखना है कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने में किन बातों का ख्याल रखना है। जब मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब हम ये कहते हैं कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, तो इसका मतलब कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वेक्टर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज से एक्चुअली डील कर रहे हैं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, उस स्केलर क्वांटिटी को अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि वेक्टर जब भी, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशन में जब हम 2 वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि उनके बीच का एंगल अगर 0 है तब वो ऐड होंगे या 90 है तब ऐड होंगे। एंगल कुछ भी हो सकता है, एडिशन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, सब्ट्रैक्शन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। वैसे ही जो मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भी रिक्वायरमेंट पे डिफाइन करेगा। रिक्वायरमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा ये हम लोगों को जब वो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ेंगे तब सिखाया जाएगा। अभी हम लोग केवल उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख रहे हैं, ठीक बात। तो पहला एग्जांपल ये है जहां पर हम लोग एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही आएगा। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ध्यान रहे कि जो प्रोडक्ट आता है, जैसे 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 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क डन है, जैसे मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग फोर्स का जब इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं तब हम ये कह रहे हैं कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स इंडिविजुअली डिफाइंड है। There is an equation by which we can find the force, that is mass into acceleration. There is another equation by which we can find the force, that is rate of change of linear momentum is equal to force. At the same time, for specific forces we have different equations, like for gravitational force we have F is equal to G m1 m2 upon r square, या for electrical force। तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्स को डिफाइन करने का एक पॉसिबल इक्वेशन है। फोर्स सेपरेटली डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र इक्वेशन है जिससे हम लोग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं या एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन इज सेपरेटली डिफाइंड, बल्कि ये जो स्टेटमेंट आता है इसमें वो ये स्टेटमेंट आता है कि एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय अ फोर्स एंड कैलकुलेटेड और मेजर्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट आता है लीनियर मोमेंटम, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। एक तरीके का ये प्रोडक्ट है। दूसरे तरीके का वो प्रोडक्ट होता है हम एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन प्रोडक्ट स्केलर आ जाता है।
इंटरेस्टिंग बात, एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट स्केलर आ गया। और इसी के साथ जो तीसरा एग्जांपल है वो ये है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया तो प्रोडक्ट भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आ गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी दो जैसे एडिशन में ऐसा होता है कि अगर हम एक वेक्टर को ऐड कर रहे हैं दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से, अगर ऐसा लिखा है तो इस सिचुएशन में ए, बी एंड सी तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी। ध्यान रखिए, इसमें ये जो सिचुएशन थी सम और डिफरेंस की, ऐसी सिचुएशन में ऑल थ्री आर ए, बी एंड सी आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस नजर से हम नहीं देखते हैं, आपको इस नजर से देखना है। यूजुअली हम नहीं देखते, पर हम लोगों को देखना है, हमको अपनी नजर ही चेंज करनी है, बस नजारा नहीं चेंज करना है। नजारा वैसे ही रहता है, नजर चेंज करेंगे सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोगों ने एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज ऑब्वियस कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, ये कभी भी सेम नहीं हो सकती। यही बात आपको समझनी है कि अगर ये किसी भी तरीके के मल्टीप्लिकेशन में अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट स्केलर भी आ रहा है तो भी तीसरी नई चीज मिलेगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फिजिकल क्वांटिटीज बदल जाती हैं, ये बात ध्यान में रखनी। आइए देखते हैं हम लोग। तो मैंने ये बताया आपको कि पहला स्केलर वेक्टर वो प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आएगा। दूसरी एक संभावना ये होती है कि अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका प्रोडक्ट वर्क डन जो आएगा वो अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल की एक चीज है पोजीशन वेक्टर आर। डिस्टेंस की नज़र से अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पोजीशन वेक्टर अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी इसी लेक्चर में करेंगे। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टॉर्क एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है जो कि अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। अब समझिए यहां पर माजरा क्या है। माजरा यह है कि हम लोगों ने अलजेब्रा में जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, बहुत ध्यान से देखिए, नॉर्मल हम लोगों ने अलजेब्रा में जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि x को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई ये 3 बार क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 बार इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 3 अलग अलग तरीकों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कभी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, कभी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, कभी हम ऐसे मल्टीप्लाई तीनों सिचुएशन में हो रहा है। सिंबल्स अलग अलग हैं, ध्यान से देखिए सिंबल क्या अलग अलग हैं। सिंबल ये है कि यहां पर पहली सिचुएशन में हम लोग x और y के बीच में कोई भी सिंबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने यूज नहीं किया। लेकिन अगर आपको ऐसा कहा जाए कि इन तीनों सिचुएशन में x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 है, अगर वो ऐसा बोलते हैं और आपको ये सिंबल दिया है तो आप प्रोडक्ट की वैल्यू क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। लेकिन जब नंबर 2 वाला मल्टीप्लिकेशन आया, जब इन लोगों ने x और y के बीच में एक डॉट लगा दिया, डॉट एज द सिंबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विच मीन्स x इज टू बी मल्टीप्लाइड विद y। जैसे यहां पर ये क्या है? सिंबल ऑफ एडिशन। ये क्या है? सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही एक और सिंबल क्या होता है? सिंबल फॉर डिवीजन। यहां पर डॉट लगाया तो अब अगर हम x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 रखेंगे तो प्रोडक्ट 20 आएगा। तीसरी बार कहानी थोड़ी सी अलग हो गई। हम लोगों ने अब की बार क्रॉस बनाया, इसका मतलब था मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और यहां पर हम लोगों ने फिर से जब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 रखी तो इसमें भी 20 आ गया। तीनों बार रिजल्ट सेम आ रहा है। हमने क्या चालाकी की? हमने ये चालाकी की कि हमने जब वेक्टर अलजेब्रा सेपरेटली डिफाइन करी तो हमने उसमें इन तीनों सिंबल्स को अलग अलग मीनिंग दे दिया। क्या अलग अलग मीनिंग है? मीनिंग ये है कि जब हम एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में कोई भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं यूज करेंगे। ये रूल है, ये रूल है।
जब हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और इवेंचुअली प्रोडक्ट स्केलर आ गया, जब प्रोडक्ट स्केलर आएगा तब हम डॉट लगाएंगे, उस मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा जहां पर प्रोडक्ट स्केलर है। दिस इज द रूल। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट भी वेक्टर होगा तब हम उन दोनों के बीच में क्रॉस एज द सिंबल फॉर मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। बहुत ध्यान से समझिए, ये रूल हम लोगों ने बनाया। मैं आपको समय समय पर यह बात याद दिलाता रहता हूं कि आप मैन मेड चीजें और गॉड मेड चीजों में ध्यान रखें, उसमें अंतर समझें कि जो चीजें ईश्वर को मानने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से हो सकता है किसी के हिसाब से कुछ और हो, लेकिन ईश्वर को मानने का मतलब प्राइमरी बेसिस पर यह है कि जो चीजें ईश्वर ने बनाई हैं हम उनका सम्मान करें, हम उनकी रक्षा करें, हम उनको वैल्यू करें। जो चीजें इंसान ने बनाई हैं उनको भी वैल्यू करना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज ईश्वर को मानने का मतलब ये है, अगर आप ईश्वर को किसी भी रूप में मान रहे हैं, वो किसी एक सिचुएशन की बात नहीं, किसी भी रूप में अगर आप मान रहे हैं तो उसकी बनाई हुई चीजों का तो सम्मान कर लो मेरे भाई। उसकी बनाई हुई चीजों की कोई इज्जत नहीं है, ईश्वर का सम्मान सेपरेटली, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई चीज का नहीं। मम्मी को हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन मम्मी ने जो लौकी की सब्जी बना दी वो हमको नहीं पसंद। ऐसा कैसे होता है भाई? ये जो रूल्स हैं ये सब मैन मेड रूल्स हैं और उन रूल्स को हमको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, उनको समझना है कि ये उसको केवल रूल तक समझना है। रूल तक क्या है? रूल तक ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि जो ये पहली सिचुएशन है इसको जब हम जनरलाइज करते हैं तो हम बोलते हैं एक वेक्टर ए है, इसको हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट वेक्टर आ गया। इस सिचुएशन में आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, केवल इस बात का ध्यान रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज ऑलवेज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। जो भी भाई दो चीजें थी, जिन दो चीजों को मल्टीप्लाई किया, एक स्केलर और एक वेक्टर, प्रोडक्ट वेक्टर आना है, ये फिक्स बात है। इसका बहुत वाइडर एप्लीकेशन है। ये तो एक सिचुएशन, मैंने आपको दो फेमस इक्वेशन यहां पर बता दी है कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स या मास इनटू वेलोसिटी इनटू लीनियर मोमेंटम। ये तो बहुत ही पॉपुलर सिचुएशंस है, लेकिन जो हमको इसके दूसरे एप्लीकेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर अगर हम पहला वाला ये फिनिश कर दें तो दूसरे वाले सिचुएशन में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से देखिए, वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स ये हैं वर्क डन W is the dot product or scalar product is the dot product or scalar product of force and displacement। ध्यान से देखिए, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे मल्टीप्लिकेशन को जहां पर प्रोडक्ट स्केलर होता है वहां पर हम डॉट लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये रूल बना दिया। तीसरे सिचुएशन में क्या है? वो ये कह रहे हैं कि दी टॉर्क, इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। टॉर्क का मतलब होता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स एक चीज होती है, या जो फोर्स का एक और काम होता है। एक और काम का मतलब दो काम आप जानते हैं कि रुकी हुई बॉडी को चलाना और चलती हुई बॉडी को रोकना, और एक और काम होता है टर्निंग इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं रोटेट करना किसी एक एक्सिस के अबाउट। रोटेशनल डायनामिक्स पूरा डिटेल टॉपिक है, उसमें हम लोग समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम ये बोलते हैं द टॉर्क इज वेक्टर प्रोडक्ट। वर्ड देखिए, वर्ड ध्यान से सुनिए, द टॉर्क इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द थिंग।
ये है पूरी स्टोरी। बस 3 तरीके के प्रोडक्ट हैं, 3 तरीके के पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन हैं इसमें, और हम लोग इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोगों ने किया है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने क्या सीखा वो यहाँ पर आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हमारे पास 2 गिवन वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने 2 वेक्टर यहाँ पर सिलेक्ट किए और इन दोनों वेक्टर्स के लिए हम लोग ये कह रहे हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। ध्यान से देखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर is defined as the product of magnitude of vector A and component of vector B along vector A। इसका मतलब कि A डॉट बी को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। A डॉट बी को डिफाइन करने का सिंपल तरीका उन्होंने ये बताया कि हम लोग ऐसा ले लें कि 2 में से एक वेक्टर हम लोगों ने लिया और उसका कंपोनेंट, ये देखिए उसका कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई ये कह रहा है कि A डॉट बी हमको डिफाइन करना है, A डॉट बी, देन दे आर सेइंग द लेंथ, दिस लेंथ ओ ए बी। ठीक है, तो अगर हमको ए डॉट बी डिफाइन करना है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ओ ए ले लेंगे, ओ ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा नंबर आएगा। जब हम डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हमेशा एक नंबर ही आएगा। अब क्या हुआ कि दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो अब हमको बी का कंपोनेंट ए के अलोंग निकालना है। रूल क्या हम लोगों ने सीखा, रूल ये सीखा कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होता है उसके एरोहेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये उस एक्सिस पे उसको जिस पॉइंट पर कट करेगा वहां से हम इंटरसेप्ट बना लेंगे। ये देखिए, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो ये जो इंटरसेप्ट आया इसका मतलब ओ एन जो हमारा है, दिस ओ एन इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। मैं अलग से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये चूकना नहीं चाहिए। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या है, ओ ए लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ओ एन लेंथ क्या है, ओ एन लेंथ है दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, बिफोर डिफाइनिंग दिस थिंग कि अगर हम लोग ए डॉट बी में इसकी क्या वैल्यूज लिखने जा रहे हैं, इसके पहले मैं आपको बी डॉट ए भी दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए बी डॉट ए कैसे निकाला जाएगा। बी डॉट ए का क्या मतलब है, बी डॉट ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। तो इसको हम लोग कोई नाम ओ एम दे रहे हैं। अगर हम लोगों ने इसको ओ एम नाम दिया है तो ओ एम कहाँ होगा, ओ एम के लिए हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। वो परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा, वो ए के हेड से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दी वेक्टर बी, क्योंकि हमको ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकालना है, इसलिए परपेंडिकुलर अब की बार यहां से आएगा। सो दिस लेंथ इज दिस पॉइंट इज एम। अब बहुत ध्यान से देखिए ओ एम क्या चीज है, ये वाला एंगल अगर थीटा है और ये लेंथ ओ एम हम लोगों को निकालनी है, तो हम ओ ए को हाइपोटेनस बना देंगे। अभी देखिए मैं यहां पर फिर से अलग से लिख दे रहा हूं, ओ बी क्या चीज है, लेंथ ओ बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ये, और दूसरा क्या है,
दूसरा है ओ एम। ओ एम क्या चीज है? ओ एम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। दोनों को ध्यान से देखिए, ये ओ एन लिखा हुआ है। ओ एन क्या है? ओ एन है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये ओ एन कंपोनेंट आ गया। इसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल 90 डिग्री और ये इंटरसेप्ट आ गया। अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए ए डॉट बी को जब हमने सॉल्व किया तो ए डॉट बी क्या आएगा? ए डॉट बी यहां से आएगा, ओ ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओ एन इज नथिंग बट ओ बी कॉस थीटा, क्योंकि ओ बी इज हाइपोटेनस, ओ एन को लिया यहां पर, तो ओ एन इज ओ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी क्या आ गया? ए डॉट बी आ गया मॉडुलस ऑफ ए, ओ बी लेंथ इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड द कॉस ऑफ थीटा। ठीक बात है। इसी तरीके से जब हम लोगों ने यहां पर बी डॉट ए को सॉल्व किया तो बी डॉट ए में एक है ओ बी। ओ बी क्या है? मॉड ऑफ बी। ओ एम क्या चीज है? ओ एम। ओ एम को हम लोग ओ ए कॉस थीटा लिख देंगे। ओ ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ये आ गया ओ ए कॉस थीटा। अब आप अगर ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो आपको कुछ थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी। क्या समझना है? समझना ये है कि जो इन दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और प्रोडक्ट में आपने किसी भी तरीके से वेक्टर मेंशन कर दिया तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो स्केलर आना है। अगर हम लोगों ने एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी के बीच में डॉट लगाया है तो डॉट लगाने का मतलब ही यही है कि केवल नंबर आना चाहिए और केवल नंबर आएगा। कैसे नहीं आएगा? ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो। हाँ, ये हो सकता है कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि थीटा है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा की सिचुएशन आपको मालूम है। कॉस थीटा का गेम बहुत अलग सा होता है। कॉस थीटा में हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई एक कॉस थीटा का ग्राफ, मैंने पहले भी बताया है आपको अलग अलग जगह पर, फिर से एक बार देख लीजिए। कॉस थीटा का ग्राफ लगभग ऐसा बनता है, ये कॉस थीटा का ग्राफ। इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू +1 होती है। अगर हमने इस एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर अगर हम लोगों ने कॉस थीटा लिया है, यहाँ पर कॉस थीटा लिया है और यहाँ पर थीटा लिया है, तो ये वैल्यू होती है 90 डिग्री। π/2 जिसको कहते हैं, ये होती है 180 डिग्री, जिसको हम लोग पाई भी कहते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो π/2 को हम लोग 90 डिग्रीज कहते हैं। ये रेडियन में है और ये डिग्रीज में। तो आप देख रहे हैं कि 0 से 90 के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि दो वेक्टर, जैसे इस सिचुएशन में थीटा एक्यूट है, तो थीटा एक्यूट का मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस पर हम लोग इस रेंज में रहेंगे 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। इसी तरीके से जब ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, अगर दो वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तो भी हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मैं 1 मिनट में भी आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। अभी जो यहां पर कंक्लूसिव बात आ रही है वो ये आ रही है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए की वैल्यू सेम आ रही है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये जो अल्टीमेट बात यहां पर आई है, इन दोनों से हम लोग ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब नंबर है, तो नंबर में अगर मॉडुलस ऑफ ए 3 है और मॉडुलस ऑफ बी 5 है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा। तो ऐसी सिचुएशन में नंबर्स तो सेम है। जब हम केवल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसमें आप फिर उसमें 3 इंटू 5 करें या 5 इंटू 3 करें, 15 ही आएगा। एंड देन कॉस थीटा विल बी अ नंबर ओवर हियर। तो यहां से हम ये बात कंक्लूड कर रहे हैं विद योर परमिशन कि ए डॉट बी
is equal to b dot a in all possible situations for any value of theta and all. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर कि cos theta as per value of cos theta dot product of two given vectors may have positive or negative values. ये तो बात ठीक है और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है या कोई इतना बड़ा चमत्कार नहीं हो गया कि हमको उसमें ऑब्जेक्शन लगे। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अगर मान लीजिए थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा a डॉट b जो आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि लेस देन 90 के बीच में, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 के बीच में। इसी तरीके से थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में a डॉट b की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ऑब्ट्यूज। इसका मतलब और यहां से अगर थीटा 90 हो गया, थीटा 90 का मतलब क्या हुआ? थीटा 90 का मतलब हुआ कि cos 90 की वैल्यू 0 और डॉट प्रोडक्ट 0। हम यहां से क्या स्टेटमेंट कंक्लूड करते हैं? हम स्टेटमेंट ये कंक्लूड करते हैं कि दी डॉट प्रोडक्ट, बहुत ध्यान से देखिए, दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। थीटा 90 के केस में a डॉट b 0 आ जाएगा, कुछ भी उनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब हमको बहुत सारी जगह पर हम ये बात टेस्ट करने के लिए कि अगर cos थीटा की वैल्यू अगर हमको ये शो करना होता है, अगर हमको ये शो करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब हमको ये शो करना होता है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट 0 करते ही, जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे, उनका इसका मतलब हो जाएगा कि वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। ठीक बात है, वेरी गुड। यूनिट वेक्टर हम लोग कर चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने जो यूनिट वेक्टर लगाया, इसमें यूनिट वेक्टर नहीं लगाया, लेकिन इस केस में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर लगाया और हम लोगों ने वेक्टर की वो वाली आइडेंटिटी यूज करी जिसमें हम ये बताते थे कि एक स्केलर क्वांटिटी को, ये पूरी चीज स्केलर है, बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरी चीज स्केलर है। ए मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, साइन थीटा, तीनों अपने आप में नंबर्स हैं, स्केलर क्वांटिटी है, तो उनका प्रोडक्ट भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक बात है। अब क्या हुआ, लेकिन ये जो चीज है, ये जो ए क्रॉस बी जो भी चीज है, दिस हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो वेक्टर है, अगर हम लोगों ने क्रॉस लगा दिया तो इनका प्रोडक्ट एक वेक्टर आना चाहिए। अब ये हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला और फिर हमने इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपको यूनिट वेक्टर समझाते वक्त ये बात बताई थी, ये देखिए, हम लोगों ने जब यूनिट वेक्टर समझा था तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि यूनिट वेक्टर हम लोग जहां भी डिफाइन करते हैं, हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हैं। मैंने जरूर कहीं ना कहीं लिखा होगा इसमें कि a unit vector is always defined, a unit vector is always defined as per requirement। ये हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के केस में पढ़ा था कि जब भी हम लोगों को यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होता है तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से डिफाइन करते हैं। यहां क्या जरूरत है, ध्यान से देखिए, ये जो n कैप वेक्टर है, ये जो n कैप वेक्टर है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अगर इतना लिखने से आप समझ जा रहे हैं कि एक वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है वो इस प्लेन पर नहीं हो सकता।
अगर आप यहां पर एक वेक्टर बनाते हैं जो कि ए के परपेंडिकुलर है तो वो बी के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आप यहां पर एक वेक्टर बनाते हैं जो बी के परपेंडिकुलर है लेकिन अब वो ए के परपेंडिकुलर नहीं है। हम एक ऐसे वेक्टर की कल्पना कर रहे हैं जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। देखिए ध्यान से, ए और बी के परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane formed by two given vectors। जिन दो गिवन वेक्टर्स का हम लोग प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, दे विल ऑलवेज फॉर्म अ यूनिक प्लेन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई एग्जांपल्स देके कि होते हैं तो ये दोनों के बीच में एक्यूट एंगल है और इनका प्लेन वर्टिकल प्लेन है। यहां पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है और प्लेन अभी भी वर्टिकल है। इसका मतलब कि जब ये एंगल ऐसे चेंज होता है तो एंगल चेंज हो रहा है, प्लेन नहीं चेंज हो रहा है। और ये सिचुएशन ऐसी है कि 90 डिग्री ये है, इसका प्लेन अभी ये है। अगर ये एंगल यहां चला गया, अगर ये वेक्टर यहां चला गया तो प्लेन बदल गया, एंगल नहीं बदला। 90 अभी भी है, 90 अभी भी है, 90 अभी भी है। इस केस में हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस केस में वर्टिकल प्लेन है, इस केस में इंक्लाइन प्लेन है। इट गोज लाइक दिस। तो अभी क्या हुआ कि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो ए और बी का प्रोडक्ट आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल लिया था, जो हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल लिया था जहां पर मैंने आपको बताया कि R क्रॉस F इज इक्वल टू टॉर्क, यहां से समझिए। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो टॉर्क है, ध्यान से देखिए, टॉर्क जो होगा, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ R वेक्टर एंड F वेक्टर। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका जो प्रिसाइज तरीका है जिससे आपको समझना है, इसका मतलब कि दिस वेक्टर टॉर्क, मैं यहां पर और करके लिख दे रहा हूं, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन फॉर्म्ड बाय, बहुत ध्यान से देखिए, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर R एंड वेक्टर F। व्हाट इज दिस? टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसका मतलब कि अगर इस प्लेन पर, जिस भी प्लेन पर, आपको दो वेक्टर पहले रियलाइज करने होते हैं और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये थोड़ा इसलिए डिफिकल्ट है कि हम बादलों में हाथी देख लेते हैं, हम बादलों में कोई भी शेप देख लेते हैं, हमको बादलों में मंदिर दिखने लगता है, हमको बादलों में मस्जिद दिखने लगता है, हमको बादलों में गिटार दिखने लगता है, हमको बादलों में कुछ भी दिखने लगता है। वो बादल में कुछ नहीं है, वो हमारी सोच में है। हम जो देखना चाहते हैं वही हम देखते हैं। इस सिचुएशन में प्रॉब्लम यह है, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको दिखाने के लिए एक आदमी अलॉट किया जाता है, या आप खुद एक आदमी को सिलेक्ट करते हैं या एक इंसान को सिलेक्ट करते हैं। जेंडर की बात नहीं है, आप एक इंसान को सिलेक्ट करते हैं जो आपको दिखाता है, जो ये कहता है कि देखो ये R वेक्टर है, ये F वेक्टर है। अब प्रॉब्लम ये है कि उस आदमी को जो आपको दिखा रहा है, हो सकता है उसको दिख रहा हो। बहुत अजीब लगता था मुझे जब बचपन में वो कहानी सुनाई जाती थी, कि क्योंकि कहानी सुनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या मॉरल स्टोरी का आपको दे रहा है। कि वो अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही है, बालक मन, मुझे लगा ये अजीब आदमी है ये अर्जुन, इसको चिड़िया नहीं दिख रही, इसको पेड़ नहीं दिख रहा, इसको चिड़िया की आंख दिख रही। हो सकता है जिसने मुझे ये कहानी पहली बार बताई हो, उसने वो इंटरप्रिटेशन वो मुझे ना दे पाया हो, इसलिए मुझे लगा कि ये अजीब आदमी, इसको कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को चिड़िया की आंख दिख रही है। बच्चे मन के सच्चे, उनको तो लगता है टॉफी। और
हम जो देखना चाह रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। क्या कि पहले आपको फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखनी होगी कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है। वो टॉर्क जब आपको समझाते हैं तो बहुत ऐसा वैसा करके समझाते हैं कि यहाँ पर ये है और ये एक्सिस है और यहाँ पर फोर्स लग रहा है और ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर हो गया, ये एफ वेक्टर हो गया, ये एक्सिस फिक्स्ड पॉइंट है और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी और ये सब। अब हम इसको 3D में देख रहे हैं, हम इसको 3D में देख रहे हैं कि कोई एक किसी एक लाइन किसी एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हमने बॉडी पे। हम डोर खोल रहे हैं तो हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया और डोर का जहाँ पर हैंडल प्रोवाइडेड था वहाँ पर हम लोगों ने फोर्स लगाया और फिर वो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। फिर एक आर वेक्टर समझना, जब आपने दो वेक्टर भी अगर समझ लिए तो उस वेक्टर से बनने वाला प्लेन आपको समझना, जो कि प्लेन इस डायग्राम में नहीं भी दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि जो आपको बता रहा हो उसको वो प्लेन दिख रहा हो, आपको देखना, आपका देखना जरूरी है। उसके देखने से आपके देखने का कोई मतलब नहीं। वो कह देगा कि अगर तुम ये 4 क्वेश्चन नहीं कर पाए इसका मतलब तुम फेल हो गए। पर कौन फेल हुआ ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं होती ना यहाँ पर। यहाँ तो ये कि जिसने एग्जाम दिया, जो अपीयर हुआ वो फेल हो गया बस। एक्चुअली तो पूरा सिस्टम फेल होता है। एक बच्चे के फेल होने में पूरा सिस्टम फेल होता है। पूरा सिस्टम, मैं कह रहा हूं, एक आदमी की बात नहीं है, पूरा सिस्टम फेल है। जो लोग उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एवरीबडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। कि आर वेक्टर जो है, अब आर और एफ ने एक प्लेन बनाया, आर और एफ हवा में है, फिर से आर वेक्टर की जरूरत पड़ रही है। फिर से आर वेक्टर आया और एफ, ये यहां आर है, ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, ये दोनों एक प्लेन बना रहे हैं और टॉर्क कहां है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब उन्होंने कहा यार इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो 2 वेक्टर हो सकते हैं, एक यहां भी हो सकता है, बाहर आ सकता है, एक अंदर आ सकता है। देन वी डिफाइन इट प्रिसाइजली कि भाई हाँ थोड़ा सा यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गया, हम लोगों ने ये बात प्रॉपरली डिफाइन नहीं करी कि जो ए क्रॉस बी है, जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा, उसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर लगाएंगे। ये थंब रूल के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, उसको जनरलाइज नहीं करेंगे, ठीक से समझ लीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम लोग को प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना है। हम लोग ऐसे थम्स अप करेंगे, ये जो थम्स अप का साइन होता है, थम्स अप, ये तो अगर आपका थंब थोड़ा सा कर्ल भी है तो भी आप उसको परपेंडिकुलर ही मान लीजिए। फिंगर्स कर्ल करनी ऐसे, ये कर्ल करेंगे कैसे? अगर ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस समय केवल मेरी बात सुन रहे हैं इस समय, बाकी आप ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ हम लोगों ने फिंगर्स कर्ल करी, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब कि अगर आर वेक्टर ये है, ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है और हमको आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन निकालना है, तो हम आर से एफ की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे ऐसे। ये डायरेक्शन आया, ये का मतलब यहां पर ये क्लॉकवाइज है, तो थंब अंदर जा रहा है। मतलब इस सिचुएशन में अगर, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इफ आर एंड एफ आर लाइंग ऑन दी प्लेन ऑफ बोर्ड, बहुत ध्यान से देखिए, on the plane of board, then torque is perpendicular to board and inverts। ये रूल है, इनवर्ट्स मतलब बोर्ड के अंदर। और यहां पर ए क्रॉस बी जो आएगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ए क्रॉस बी का मतलब ए एक वेक्टर, बी एक वेक्टर, ए क्रॉस बी थर्ड न्यू वेक्टर। सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड आउटवर्ड्स। ये आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स का क्या चक्कर है? ये चक्कर है। ये इसको ऐसे करेंगे, थंब बाहर आ गया। अगर आप इन्हें ये डायग्राम अपनी नोटबुक पर आप बनाएंगे तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे? डायरेक्शन लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ नोटबुक।
क्या लिखेंगे? बोर्ड की जगह क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ नोटबुक, एंड आउटवर्ड की जगह क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपवर्ड्स, क्योंकि आपने अपनी नोटबुक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रख रखी होगी, किसी टेबल पर या किसी डेस्क पर। तो आपके लिए अगर आपने ये सेम डायग्राम अपनी नोटबुक पे बनाया तो आप A क्रॉस B करेंगे तो थंब ऊपर आएगा। थंब इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, हियर द प्रोडक्ट इज टॉर्क। A क्रॉस B कोई एक C वेक्टर होगा, इसका मतलब यहां पर कोई एक C वेक्टर होगा, तो एक्चुअली हम C का डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम यहां पर B क्रॉस A निकालेंगे तो B क्रॉस A C वेक्टर नहीं होगा। इसका मतलब B क्रॉस A इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B, बल्कि B क्रॉस A कहां होगा? B क्रॉस होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, बहुत ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन माय बोर्ड एंड इनवर्स। इसका मतलब अब की बार B क्रॉस A निकालने के लिए हम लोगों को B से A की तरफ चारों फिंगर्स कर्ल शो करना है, एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इनवर्स। ये इनवर्स मेरी सिचुएशन में है, आपकी सिचुएशन में क्या आएगा? आपकी सिचुएशन में ये आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब आपकी नोटबुक में अंदर जा रहा होगा। अगर आप ये बोर्ड की जगह नोटबुक लिखेंगे तो वो B क्रॉस A वेक्टर अंदर जा रहा होगा। अब क्योंकि C और B क्रॉस A का प्रोडक्ट हम लोग यहां पर D ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस सिचुएशन में जो ये वेक्टर आ रहा है, जो ये वेक्टर आ रहा है C वेक्टर, ये कहीं और आ रहा है और D वेक्टर कहीं और आ रहा है, और उसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि अगर A क्रॉस B इज इक्वल टू C है तो B क्रॉस A C नहीं होगा, बल्कि B क्रॉस A D होगा, या हम ऐसा कह लें कि C वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ D होगा, जिसका एक मतलब ये है कि C का मॉड्यूलस और D का मॉड्यूलस बराबर होगा, जिसका एक मतलब ये है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A का मॉड्यूलस तो बराबर होगा, लेकिन उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। इसका मतलब कि इस रिप्रेजेंटेशन को हम फिर से लिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बल्कि यहां पर एक नेगेटिव साइन है। इसका मतलब दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। A क्रॉस B में इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो या तो आप C की जगह माइनस D लिख दें, या आप D की जगह माइनस C लिख दें, एक ही बात है। C इज इक्वल टू माइनस D, D इज इक्वल टू माइनस C। A क्रॉस B या तो C है, नहीं तो माइनस ऑफ D है।